have no anti-aircraft, and they have no leadership. It's all gone. ईरान में खमेनेई चले गए, लेकिन युद्ध क्यों नहीं रुका? ईरान में आंदोलन हुआ, लेकिन तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले का प्लान किसने बनाया था? अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन के पीछे कौन है? ईरान में मिसाइलों के अंडरवर्ल्ड का असली बटन किसके पास? ईरान में मिसाइल पर बम का वजन कौन तय करता है? ईरान से बाहर दुनिया भर में ईरान के दुश्मनों का सफाया कौन करता है? ईरान में होने वाले डोमेस्टिक विद्रोह को दबाने और कुचलने वाली असली फोर्स कौन है? ईरान के घातक हथियारों का कंट्रोल और कमांड की चाबी किसके हाथ में रहती है? ईरान को महाशक्तियों के खिलाफ युद्ध के लिए मजबूत कौन बनाता है? ईरान की बासिज और कुदस फोर्स को कौन ऑपरेट करता है? ईरान की किस फोर्स को यूरोपीय यूनियन ने आतंकवादी घोषित कर दिया है? ईरान ने किसके लिए पूरी यूरोपियन यूनियन की सेना को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है?
اگر دست به دست هم بدید اسرائیل قاسم قادر نخواهد بود این جنایت ها را این گونه که در منطقه داره پیاده میکنه پیاده हर सवाल का एक ही जवाब है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स। ईरान के हर दर्द की दवा, सुपर पावरफुल, जिसका रिमोट कंट्रोल अयतुल्ला के पास होता है। अयतुल्ला की हर मर्जी को सच साबित करने का जिम्मा IRGC के पास है। IRGC ईरान का DNA है। ईरान में IRGC जो है स्टेट विद इन स्टेट की तरह मैं देखता हूँ। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एक बहुत ही लॉयल ग्रुप तैयार करने की कोशिश किया और वो उस लॉयल ग्रुप का नाम IRGC दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था उस वक्त, क्योंकि जैसे ही रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद सैंक्शन लग गया, उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। IRGC उसी पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, दुश्मनों के थ्रेट्स के सामने उसकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए IRGC अपना काम कर रही है। किस तरह से पब्लिक की खिदमत करें, पब्लिक के हित में काम करें, पब्लिक को सपोर्ट करें, पब्लिक को, अपनी आवाम को, अपनी जनता को तरक्की की शाहराहों पर गामजन करें। इसके लिए ये IRGC मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहा है, सियासी मैदान में, पॉलिटिकल मैदान में भी और जंग के मैदान में भी अपनी कुर्बानियाँ देकर, और ईरान के अंदर जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में। जब भी सैलाब आता है, जलजला आता है, तो कौन जाता है? यही IRGC, और यही बसीजी उठकर जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, वो शरिया के माध्यम से ही चलता है। स्पेशली जब से खुमैनी साहब आए और उन्हीं का शासन चला तो उन्होंने शरिया को ही इम्पोज़ किया है। तो इसलिए ये जो पूरा IRGC है वो एम्फसाइज़ करता है कि धर्म के हिसाब से ही पूरा ईरान चले और उसी के माध्यम से वो पूरी सत्ता को कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन तंत्र को या आर्मी को या पूरे के पूरे सिस्टम को IRGC ही कंट्रोल करता है और उसी के माध्यम से आज तक भी ईरान चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातचीत की राह खुलती, लोग बैठते, जो वर्तमान युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि एक जो रिलीजन को लेके जो एक अहम आता है, सुप्रीमेसी आती है, तो उसी वजह से ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। 1979 का वर्ष, ईरान में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली, पश्चिम दुनिया और अमेरिका की ओर देखने वाले पहलवी राजवंश को सत्ता से हटाया गया। दूसरी, अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक राज्य की स्थापना। और तीसरी, IRGC की शुरुआत। IRGC क्या है? IRGC की स्थापना क्यों हुई? IRGC क्या काम करती है? IRGC कैसे काम करती है? IRGC को कौन चलाता है? IRGC का नाम आते ही अच्छे से अच्छे तुर्रमशाह फड़क क्यों जाते हैं? सारे सवालों का जवाब आपको एक एक करके देते हैं। इसके बाद आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि अमेरिका और इजराइल ने कई बार ईरान के नेताओं, कमांडर, वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में मार डाला, फिर भी ईरान की मिलिट्री ताकत और अयतुल्लाह की हस्ती को मिटा क्यों नहीं पाया? ईरान में रेजिम चेंज की हर कोशिश नाकाम क्यों हो जाती है?
और मिडिल ईस्ट, अरब देशों में ईरान का इतना खौफ क्यों रहता है? अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने 1979 में IRGC का निर्माण किया। मकसद था इस्लामिक क्रांति की रक्षा। अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को उस समय की सेना और प्रशासन पर विश्वास नहीं था। इस्लामिक क्रांति ने जिस पहलवी राजवंश को सत्ता से बेदखल किया था वो पश्चिम परस्त थी। इजराइल से उसके अच्छे रिश्ते थे। रुहुल्लाह खुमैनी पश्चिम विरोधी थे। उन्हें लगता था कि पहलवी वंश के लिए काम करने वाली सेना और प्रशासन के भरोसे रहे तो कहीं तख्ता पलट न हो जाए, इस्लामिक क्रांति नाकाम न हो जाए। अयतुल्लाह खुमैनी ने पुराने लोगों को हटाया नहीं, लेकिन हर महत्वपूर्ण जगह की जिम्मेदारी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को दे दी। रिवोल्यूशनरी गार्ड अयतुल्लाह को रिपोर्ट करते थे। बाद में जब ईरान में संसद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति का सिस्टम शुरू हुआ, तब भी IRGC की रिपोर्टिंग सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह के प्रति बनी रही। ईरान तमाम तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। कोई ये नहीं समझ में आ रहा था लॉयल्टी कहाँ है, कौन किसके फेवर में जाएगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ही प्रभाव था। शाह के ज़माने में हम जैसा जानते हैं कि मोसद्दक की गवर्नमेंट को गिराने में $1 बिलियन खर्च किया था ऑपरेशन आज़ाद में। तो ये वही लोग थे जिन्होंने मोसद्दक को सपोर्ट किया था और फिर $1 बिलियन दे के इनको अपनी तरफ जीता गया और फिर यही गवर्नमेंट को टैपल कर देते हैं और 10 साल उनको हाउस अरेस्ट में रखा जब तक वो मर नहीं गए। तो ये सारे ट्रेचरस सिचुएशन को देखते हुए और पीपल की एस्पिरेशन को देखते हुए IRGC को एक स्पेसिफिक बनाया गया। अब सवाल ये है कि IRGC कौन है, ये कहां से आते हैं? रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में समाज के उन लोगों को भर्ती किया गया था जो सामाजिक सुरक्षा और मस्जिद की ओर से बनने वाले संगठनों में सक्रिय सदस्य होते थे। आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते थे। ये शाह की सत्ता के खिलाफ खुमैनी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इस्लामिक क्रांति के नेताओं का आदेश जमीन पर सच किया। 11 फरवरी 1979 में ईरान इस्लामिक गणराज्य बना। 2-3 दिसंबर 1979 में जनमत संग्रह के बाद नया संविधान लागू किया गया। यहाँ इस्लामिक स्टेट का हाइब्रिड अवतार सामने आया। ईरान का स्टेट हेड एक धार्मिक व्यक्ति होगा जिसे सुप्रीम कमांडर कहते हैं। उसके नीचे सेना, संसद, न्यायपालिका को जगह दी गई। यह सेना समर्थित धर्मतंत्र था जो कि लोकतांत्रिक सरकार से चलता है, लेकिन सबकी कमान सुप्रीम लीडर के पास थी जिस पर आयतुल्लाह बैठते हैं। 25 जनवरी 1980 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 14 मार्च 1980 को संसद के चुनाव हुए। अभी ईरान संभल ही रहा था कि 22 सितंबर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इराक युद्ध के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने बहुत अहम भूमिका निभाई। ईरान की सेना कमजोर थी, दुश्मन मजबूत। ईरान के नए लीडर अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने देश की रक्षा IRGC को सौंप दी। ये IRGC के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
1980 से 1988 तक युद्ध चला। 8 साल में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ढीले ढाले क्रांतिकारी दस्ते से विकसित होकर शक्तिशाली सैन्य राजनीतिक संस्था में बदल गए। यहीं पर आईआरजीसी ने कमांड संरचना की, हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मजबूती का सिस्टम तैयार किया। आईआरजीसी की भूमिका तेजी से बदली। असंगठित संगठन समानांतर सेना में बदल गया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला। यहीं से एसिमेट्रिक वॉर की वो विशेषता हासिल की जिसमें मजबूत दुश्मन को कमजोर सेनाएं परेशान करती हैं और जो आज भी ईरान की सैनिक शक्ति है। सरप्राइज अटैक, गुरिल्ला वार, रासायनिक हमले से निपटने की ट्रेनिंग, मिसाइल विकास, वायुसेना और नौसेना की तैयारी भी आईआरजीसी ने इसी दौरान पूरी कर ली थी। इसी युद्ध के दौरान आईआरजीसी ने बासिज मिलिशिया और कुदूस फोर्स का निर्माण किया। बासिद को जमीन पर लड़ने में लगाया और कुदूस फोर्स को विदेश में ईरान के हित रक्षा का काम सौंपा। उन्नीस में जब युद्ध खत्म हुआ तो आईआरजीसी के कई कमांडर पॉलिटिक्स में भी आए, चुनाव लड़े। आईआरजीसी ने ईरान की राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्नीस में जब इस्लामिक क्रांति के जनक रुहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया तो नए अयातुल्ला बने अली खामेनेई। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आईआरजीसी को एक एलीट फोर्स में बदला। अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे जो उनके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने, मुस्तफा खामेनेई, दोनों का आईआरजीसी से गहरा जुड़ाव रहा। 1981 से 1989 तक अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। इस वजह से वो आईआरजीसी और सेना की अहम बैठक में शामिल होते थे, युद्ध के दौरान मोर्चे पर जाते थे। 1979 से 1989 तक आईआरजीसी की अनियमित युद्ध शाखा के सदस्य रहे। आईआरजीसी के बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। 1980 में तेहरान के फ्राइडे प्रेयर इमाम बने। 2026 तक आईआरजीसी की तर्ज पर 26 साल तक राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार इसी मस्जिद के इमाम के तौर पर करते रहे। इसके बाद लीडर बने मुस्तफा खामेनेई 17 साल की उम्र में आईआरजीसी से जुड़े। 4 प्रमुख लड़ाइयों का हिस्सा रहे, युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए। जब युद्ध खत्म हुआ तो मुस्तफा खामेनेई 2009 से 2026 तक बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के प्रमुख रहे। साथ ही आईआरजीसी की खुफिया और खुफिया सुरक्षा शाखा के अघोषित प्रमुख रहे। ईरान तमाम तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। कोई ये नहीं समझ में आ रहा था लॉयल्टी कहाँ है, कौन किसके फेवर में जाएगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ही प्रभाव था। शाह के ज़माने में हम जैसा जानते हैं कि मोसद्दक की गवर्नमेंट को गिराने में $1 बिलियन खर्च किया था ऑपरेशन अजाक में। तो ये वही लोग थे जिन्होंने मोसद्दक को सपोर्ट किया था और फिर $1 बिलियन दे के इनको अपनी तरफ जीता गया और फिर यही गवर्नमेंट को टैकल कर देते हैं और 10 साल उनको हाउस अरेस्ट में रखा जब तक वो मर नहीं गए। तो ये सारे ट्रेचरस सिचुएशन को देखते हुए और पीपल की एस्पिरेशन को देखते हुए आईआरजीसी को एक स्पेसिफिक बनाया गया। और अगर हम गल्फ में देखते हैं तो सारी गल्फ कंट्रीज़ में इस तरीके की फोर्सेस बनी हुई है। वाइट पैलेस गार्ड जो है सऊदी अरबिया में बना रखा है और तमाम जितनी भी बादशाह थे उसमें सब कुछ ऐसे ही बना रखा है कि उनका मेन मकसद होता है रिजीम की सिक्योरिटी, लेकिन वो फाइटिंग स्किल उसमें उतनी नहीं होती है। कि ईरान के बरक्स इसको इस तरीके से रेस किया गया कि ना सिर्फ सिक्योरिटी करेगी बल्कि कंट्री के डिफेंस में भी आगे आएगी। बहुत ही डेडिकेटेड, आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड
रिलीजियसली मोटिवेटेड है। तो इसीलिए जो है अमेरिका ने जो सोचा था, इजराइल की जो टेक्निक थी कि अब तक की जो टेक्निक हुई है, जाते ही वो जो है टॉप ब्रास को, लीडरशिप को मार देता है और सारी जो है तंजीम शायद बिखर जाती है, उसका ये मंसूबा था। लेकिन ऐसा ईरान में नहीं हुआ। हालात आज यहाँ पहुँच गए हैं कि अमेरिका इजराइल की समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से IRGC में डिफेक्शन कराया जाए, किस तरीके से इसको मुंतशिर किया जाए और किस तरीके से ईरान में रिजीम चेंज या कुछ भी जो करना चाहते हैं कर पाते हैं। IRGC इस्लाम के भी सिपाही हैं, दीन के भी सिपाही हैं और अपने मुल्क के भी सिपाही हैं। यहाँ ईरान के अंदर इस्लाम और ईरान दो अलग अलग चीज़ नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा इनक़िलाब इस्लामी ईरान या जमहूरी इस्लामी ईरान। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस IRGC का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है। काबिल में तो थ्रेट्स बाकी हैं, IRGC की ज़रूरत बाकी है, यहाँ की मिलिट्री की ज़रूरत बाकी है, यहाँ की हर तरह की फोर्सेस की ज़रूरत बाकी है। पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है। IRGC का विकास ईरान में इस्लामिक राज्य के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाएंगे जिनके आधार पर दावा किया जाता है कि IRGC ईरान के हर घर और नागरिक के जीवन में बहुत भावुक कनेक्ट बनाती है। पहली तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की। IRGC के दो बड़े कमांडर्स की अंतिम विदाई के लिए लोग इकट्ठा हुए। शहीदों में पहला नाम है आमिर अली हाजी ज़दे। 13 जून 2025 में इजरायली हमले में शहीद हुए। IRGC एरोस्पेस फोर्स को 16 साल से कमांड कर रहे थे। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के विकास में बड़ा योगदान रहा। 2020 में जब IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी एक अमेरिकी हमले में शहीद हुए तो इन्होंने ही अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल से हमले किए। इनका नाम यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने से भी जुड़ा है, जिसमें 176 लोगों की मौत हुई। जुर्म कबूल करने के बावजूद इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जनाजे में दूसरा बड़ा नाम है मेजर जनरल महमूद बघेरी। ईरान की मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटजी के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका रही। IRGC को 1979 की क्रांति के बाद लोगों की सेना के रूप में गठित किया गया था। जैसे अमेरिका या इजराइल के खिलाफ देश की संप्रभुता को बनाए रखने का मुख्य स्तंभ माना जाता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद IRGC ने मिसाइल और ड्रोन जैसी रक्षा तकनीकी को खुद विकसित किया है। पश्चिम एशिया में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने और मित्र देशों जैसे लेबनान या सीरिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने में IRGC की बड़ी भूमिका रही है, जिसे कई ईरानी गौरव के रूप में देखते हैं। ईरान के चौराहों पर IRGC कमांडर्स की तस्वीरें दीवारों पर लगाई जाती हैं। चौराहों पर म्यूरल्स बनाए जाते हैं। इजराइल और अमेरिकियों के साथ लड़ते हुए जो शहीद होते हैं, उनको ईरान के समाज में हर वक्त याद रखने की सामाजिक आदत है। तेहरान की दीवारों पर ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जो कि हिब्रू भाषा में लिखे जाते हैं। इजराइल का नक्शा होता है। इसमें वो जगहें मार्क की जाती हैं जहां ईरान हमला कर सकता है। यह IRGC की रणनीति का हिस्सा कहा जाता है ताकि ईरानियों और इजरायलियों दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। IRGC में जो जवान JCO और अफसर भर्ती किए गए, उनको अलग अलग गांव से, छोटे छोटे कस्बों से भर्ती किया गया, जहां कबीले के लोगों ने, जो कि आयतुल्लाह खमेनी के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा रखते थे, उन्होंने भर्ती कराया। इसी तरह से IRGC के जो ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो थियोलॉजिकल भावनाओं से, यानी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं और उनको प्रमोशन कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल रैंक पर तभी मिलती है
जब वो अयातुल्लाह खमीनी द्वारा सिखाए गए धार्मिक भावनाओं के आधार पर IRGC को चलाते हैं। IRGC के कमांडर्स को समाज में कल्ट जैसा सम्मान मिलता है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें IRGC कमांडर की शहादत को याद करने का आयोजन है, जिसमें कमांडर की वर्दी लाई जाती है तो लोग उस वर्दी को छूते हैं, वो शहीद की वर्दी को पवित्र मानते हैं। जब इजराइल ने 2024 में ऑपरेशन डेज ऑफ रेपेनेंट, 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और एम कैलावी में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों IRGC कमांडर्स को निशाना बनाया, तो उसमें शहीद हुए लोगों के जनाजे निकाले गए, भारी भीड़ जमा हुई। इसमें ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जनाजे से छुला रहे थे, जैसे इससे शबाब मिलता है। शहीद हो जाना किसी भी तरह ये असल नहीं है, बल्कि डिवाइन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जिम्मेदारी को अदा करना ये असल है। अब अगर शहादत भी आ जाती है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, ये क्यों समझते हैं कि IRGC या बसीज के लोग कहीं आसमान से उतरे हुए, इधर उधर से आए हुए कोई लोग हैं? नहीं, वो इसी पब्लिक के लोग हैं, इन्हीं घरों में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं फैमिलीज के फैमिली मेंबर हैं जो IRGC में है या बसीज में हैं। तो ये कोई अलग से नहीं है, इसलिए इनकी महबूबियत है। इस्लामी नव वर्ष में जब माएं अपने नवजात बच्चों के साथ मस्जिदों में आती हैं, तो वो IRGC के बड़े कमांडर्स की तस्वीरें भी ले आती हैं। IRGC के प्रसिद्ध कमांडर कासिम सुलेमानी को माएं अपने बच्चों का रोल मॉडल समझती हैं। याद रखिए कि जंग जो है वो असलहों से कम होती है, हौसलों से ज़्यादा होती है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे पावरफुल, ताकतवर, आधुनिक असलहे मौजूद हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत से ऐसे वीडियोस मैंने खुद देखे हैं कि जिसमें अमेरिकन परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ईरानी लोग रात दिन सड़कों पे मौजूद हैं और वो अपनी गवर्नमेंट की और ख़ास तौर से अपने नए सुप्रीम लीडर की हिमायत कर रहे हैं और उनके लिए वो नारा लगा रहे हैं। ईरानी दुनिया की एक ऐसी कौम है कि जो मुसलमान बाद में है, पहले वो ईरानी है। अमेरिका ने जो गलती की है या इजराइल ने जो गलती की है वो ये कि ईरान पे हमला करके वहाँ के लोगों को एक कर दिया, उनमें एकता आ गई है। पहले उनमें नाराज़गी थी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ईरान में इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो गवर्नमेंट से नाराज़ नहीं है, अमेरिका और इजराइल से नाराज़ हैं और रात दिन उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। तेहरान हवाई अड्डे में ऐसे IRGC कमांडर्स के आदमकद कटआउट लगाए गए हैं जो इजरायली हमले में शहीद माने जाते हैं। IRGC ईरानी समाज में ऐसे काम करती है जिससे उनके अपने लोगों और दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो कि IRGC पर कितना जुल्म हो रहा है। IRGC ने तेहरान में एक बड़ा आयोजन किया, उन परिवारों को बुलाया जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के हमले में अपने परिजनों को खोया है। उनकी तरफ से अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई। आपके सामने अब ईरान की संसद की तस्वीरें हैं। ये वो दिन है जब ईरान की संसद ने यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की सेना को आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने IRGC को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया। रेसिप्रोकल एक्शन लॉ के अनुच्छेद 7 के मुताबिक IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने के जवाब में ईरान यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की सेनाओं को आतंकवादी घोषित करता है। इसके परिणाम की जिम्मेदारी यूरोपियन यूनियन की होगी।
IRGC अपने ऊपर लगने वाले आरोपों और होने वाले एक्शन का जवाब भी देती है। जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने IRGC को आतंकी लिस्ट में डाला, IRGC के पूर्व कमांडर्स ने मोर्चा संभाल लिया। यूरोप की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। ईरान के मामले में वो यहूदियों और अमेरिकी सोच के खिलाफ है। उनको पता है कि IRGC ईरान की इस्लामिक सेना का हिस्सा है। अब ऐसा ही हो गया है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की सेना को हम आतंकी की तरह ट्रीट करेंगे और उनके साथ वही व्यवहार भी करेंगे। मतलब ये कि अब जहां भी जर्मन, ब्रिटिश या फ्रांस का सैनिक मिलेगा उससे वैसे ही निपटेंगे जैसे कि हमने आईसिस, अल-कायदा और जब्त अल-नुसरा से लड़ाई लड़ी है। अब इस क्षेत्र में उनके बेस भी हमारे लिए आतंकी अड्डे हैं। IRGC औपचारिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास भी करती है। यूरोपीय यूनियन ने भले ही उसे आतंकी लिस्ट में डाला है, लेकिन वो तो चीन की सेना के साथ आतंक को मिटाने के लिए ट्रेनिंग करती है। वहाँ पर कमांडर से ज़्यादा आइडियोलॉजी की अहमियत है। इनका जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा चेक करके किया जाता है। मेंटली, फिजिकली और धार्मिक एतबार से ये 3 लेयर से गुजरना होता है, तब जाकर कोई IRGC में शामिल होता है। दुनिया ये कह रही थी कि जब इनके 40 टॉप कमांडर मार दिए जाएंगे तो ये फौज ईरान की सरेंडर कर देगी। सारे टॉप कमांडर मार दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आज ईरान के हमले में कोई कमी नहीं आ रही। IRGC कमांडर्स का रसूख ऐसा है कि खुद सुप्रीम लीडर उनकी याद में होने वाले जलसे में तकरीर करते हैं। भारी भीड़ जमा हुई। ऐसे ही एक IRGC कमांडर थे कासिम सुलेमानी। IRGC के बहुत ही करामाती कमांडर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनके दोस्त थे। कासिम सुलेमानी के बारे में कहा जाता है कि उनकी गुप्त सूचनाएं किसी को भी सरप्राइज कर सकती थी। दुनिया के लिए खतरा बन गए ISIS और बगदादी को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन 2020 में अमेरिका ने उन्हें इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास मार दिया। हमले के लिए रिपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। उनके साथ हमले में इराक के शिया मिलिशिया PMF के डिप्टी चीफ अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मारे गए थे। अमेरिका ने कहा कि यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, क्योंकि कासिम सुलेमानी अमेरिकी अड्डों पर हमले की योजना बना रहे थे। पिछले 46 साल में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का काफी विस्तार हुआ है। आज के ईरान में IRGC में काफी ज्यादा वर्टिकल्स हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: सेना, सुरक्षा, खुफिया तंत्र, सोशल कंट्रोल, मॉरल पुलिसिंग, आंतरिक सुधार, विद्रोह दमन, रिसर्च, कल्चर, राष्ट्रवाद, मीडिया, इनोवेशन और इकोनॉमी। IRGC ने 2025 में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर अपने बेड़े में शामिल किया था। समुद्र में दौड़ने वाले इस जहाज की छत पर ड्रोन्स के उड़ान भरने की हवाई पट्टी तैयार की गई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर भी उतर सकते थे। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन ड्रोन कैरियर्स IRGC का स्ट्रेटेजिक प्रयोग है। ऐसे ही न जाने कितने और प्रयोग IRGC ने किए हैं।
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी के पास IRGC की कमान आई। सुप्रीम लीडर ही इनकी नियुक्ति करता है। IRGC डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड मॉडल पर काम करती है, जिसका मतलब है कि अगर वरिष्ठ नेता मर जाए या राजधानी से संपर्क कट जाए तो भी इसके काम और परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान का मुंहतोड़ जवाब इस प्रक्रिया के सबूत की तरह पेश किया जाता है। IRGC में कुल 31 कमांड हैं। इसकी मुख्य आर्म्स हैं कुदस फोर्स। ये IRGC की विदेशी शाखा है जो ईरान के बाहर रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। यह अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी ताकतों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देती है। बसीज रेजिस्टेंस फोर्स ये एक अर्धसैनिक स्वयंसेवक मिलिशिया है जिसका काम आंतरिक विद्रोह को रोकना, जासूसी करना और नागरिकों को इस्लामिक आदर्श के मुताबिक तैयार करना है। यह स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी सक्रिय रहते हैं। एरोस्पेस फोर्स इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी है। यह रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को ड्रोन की सप्लाई करने के लिए भी जाने जाते हैं। ग्राउंड फोर्सेस ये पारंपरिक सेना की तरह है जो सीमा सुरक्षा के साथ साथ देश के भीतर विरोध प्रदर्शनों को दबाने में बसीज की मदद करती है। नौसेना फोर्स ईरान के समुद्र तटों की रक्षा करती है। हिट एंड रन युद्ध में माहिर है। होर्मुज गलियारे में ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। मुख्य ईरानी नौसेना से अधिक तेज और फुर्तीली है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, नैरेटिव बनाने और तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। पत्रकारों और शासन का विरोध करने वाले इनके रडार पर रहते हैं। इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्य काम IRGC के भीतर ही काउंटर इंटेलिजेंस और सुरक्षा बनाए रखना है ताकि IRGC को जासूसी और बाहरी खतरों से बचाया जा सके। साइबर डिफेंस कमांड साइबर खतरों पर नजर रखना, ईरान के दुश्मनों को डिजिटली कंफ्यूज करना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान होर्मुज गलियारे में तेल के जहाजों का GPS सिस्टम हैक करके उन्हें रास्ते में भटकाना, दुश्मन के रडार में उनके ही विमानों की पहचान बदल देना इसके कुछ प्रमुख दावे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान ने एक बड़ी कंपनी के डेटा सेंटर पर बमबारी की थी। दुनिया भर की IT और AI कंपनियों में खलबली मच गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही IRGC ने एक ऐसा फतवा जारी कर दिया जिससे युद्ध नए रास्ते की ओर जाता दिखा। IRGC ने अमेरिका और इजराइल की ऐसी कंपनियों पर हमले की धमकी दी जिनकी तकनीक का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है। IRGC ने कहा, एक क्षेत्रीय युद्ध का रुख अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर की ओर मुड़ गया है, इसलिए ईरान के दायरे में ऐसे टारगेट आ गए हैं जिनकी तकनीकी युद्ध में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। यह दिखाता है कि IRGC एक संस्था के रूप में कितनी विकसित हो चुकी है, कितनी सतर्क, ताकतवर और कितनी ज्यादा अपडेट है। हमारी जो ये IRGC है इसमें 95% लोग साइंटिस्ट भी हैं। ये सिर्फ फाइटर नहीं है, साइंटिस्ट है। तो इनको जो है लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट जैसे कि ड्रोन है, मिसाइल है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ इन्हीं के साथ में है और इन्हीं के लोग ये सारी चीज़ें करते भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर विद इन कोर जो है ये IRGC है। IRGC की रणनीति में नैरेटिव बनाना और बिगाड़ना भी शामिल है। 2024 से 2025 के बीच में जब इजराइल ईरान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा था, ईरान के एटॉमिक मिसाइल क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा था, ईरान के वैज्ञानिक और IRGC कमांडर्स को ढूंढ कर मार रहा था, तो IRGC ने दुनिया के सामने ईरान की बहुचर्चित मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए। इसकी तस्वीरें एक बड़ा सरप्राइज थी। वीडियो में IRGC के कमांडर दिखाए गए। मिसाइल सिटी की जमीन पर इजराइल और अमेरिका के झंडे बने थे जिन पर IRGC के कमांडर चल रहे थे। इसके बाद जब 2026 में
अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हुआ तो ईरान की मिसाइलें ही चर्चा का विषय बनी रही। पूरे युद्ध में शक्ति संतुलन को मिसाइलों और ड्रोन पर ही तौला गया। इसे IRGC के रणकौशल का अच्छा उदाहरण माना गया। ये हमारी ताकत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये हमने इसलिए दिखाया है कि ताकि दुश्मन सटीक तरीके से अपनी ताकत का गणित समझ ले, कोई गलती न करे, न खुद को कष्ट दे, न ही दूसरों को परेशान करे। हम किसी भी दुश्मन से किसी भी स्तर पर किसी भी जगह लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। IRGC की नौसेना ये मिसाइलें बनाती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसमें एंटी जैमिंग क्षमता भी है। IRGC ईरान के समाज को अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों के मुताबिक बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो शहादत के सेंटीमेंट को पकड़ कर रखता है। अमेरिका कैसे ईरान के लिए हानिकारक है, इसे भी बताना नहीं भूलता। ईरान में हर साल बड़े पैमाने पर 1979 की सालगिरह मनाई जाती है। इसे फाइट अगेंस्ट ग्लोबल एरोगेंस का नाम देते हैं। वो बार बार अपने लोगों को बताते हैं कि ईरान ही है जो अमेरिका को धूल चटा सकता है, और दुनिया को बताते हैं कि अमेरिका की बदमिजाजी किसी के हित में नहीं है। 1979 में IRGC ने 444 दिन तक अमेरिकी दूतावास के 52 सदस्यों को बंधक बनाकर रखा था। तब से अमेरिका और ईरान गहरी दुश्मनी के अंधेरे में हैं। बाहरी युद्ध न भी हो तो भी शासन के आंतरिक विरोध को दबाने और इस्लामी विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए इसका अस्तित्व बना रहेगा। IRGC का अस्तित्व युद्ध से अधिक सत्ता और विचारधारा की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए बाहरी युद्ध का खतरा टलने मात्र से संगठन की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके हित आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत गहरे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स केवल गोली बंदूक नहीं चलाते, वो समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कल्चर को भी संभालते हैं। ईरान की इकोनॉमी का 25% हिस्सा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। सरकार इन्हें पैसा देती है और ये खुद भी कमाते हैं। 2025 के बजट में IRGC को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि ईरान की सामान्य सेना के बजट से लगभग 2 गुना है। वक्त वक्त पर अतिरिक्त फंड भी दिए जाते हैं। IRGC और कुदस फोर्स चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद IRGC को $225 मिलियन का एक्स्ट्रा फंड दिया गया था। IRGC मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और टेलीकॉम में भी बड़ी स्टेक होल्डर है। IRGC की मुख्य कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है खतम अल अंबिया। यह 1812 पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करती है और इसके पास 1700 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पश्चिमी संस्थानों से जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, जिनकी पढ़ाई यूरोप में हुई है, अमेरिका में हुई है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं, अगर ये लोग कभी भी ईरान की सुप्रीम पावर के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो ये IRGC और ख़ास तौर से बासित फोर्सेस का काम है कि इन विद्रोहियों को दबाना, ज़रूरत पड़ने पे कुचल देना। ईरान में IRGC की ताकत की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसमें IRGC के हथियार और कामयाबियों का ब्यौरा होता है। IRGC दुश्मन के ड्रोन मार गिराती है तो उसे भी बहुत सम्मान के साथ अपने लोगों के बीच प्रदर्शित करती है। इजराइल और ईरान के बीच ट्रू प्रॉमिस सीरीज की लड़ाई के हर दौर को ईरानी याद रखते हैं। ट्रू प्रॉमिस 3 में शहीद बासिज फोर्स के सदस्यों को याद करने के लिए तेहरान में बड़ा आयोजन इसका सबूत है। दावा किया जाता है कि ईरानी ना तो शहादत से डरते हैं और ना ही उसे भूलते हैं। IRGC
इस नैरेटिव को लगातार याद कराने का काम करता है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इजराइल ने जानकारी इकट्ठा करके ईरान के बारे में एक प्लान तैयार किया। इनका मानना था कि जब ईरान की सीमा पर युद्ध होगा तो अंदर के लोग सड़कों पर उतर आएंगे और इस्लामिक राज्य की सत्ता को ठप कर देंगे। यही रद्दी जानकारी और घटिया प्लान था जिसकी वजह से ईरान को 12 दिन का युद्ध लड़ना पड़ा। हम हजारों कुर्बानियों के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। अगर वो सोचते हैं कि हम खून खराबे से डर जाएंगे तो वो गलत हैं। हमारे लोग बहुत गुस्से में हैं। हम पहले से ज्यादा एक हुए हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि शहादत हमें रोकती नहीं है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, जैसा कि मेरी बहन ने किया। वो अंत तक यही कहती रही कि हम अपने नेता के साथ हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली जून 2025 की है, जब उस समय के IRGC चीफ पाकपोर ने कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमले का आदेश दिया था, क्योंकि इजराइल अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर अड्डों पर हमले किए थे। दूसरी तस्वीर IRGC के शहीद कमांडर हुसैन सलामी की है, जो जून 2025 में ट्रुथ प्रॉमिस 2 के आगाज का ऐलान कर रहे हैं। बारी बारी से दोनों की आवाज सुनिए, जिसके बाद ईरान में IRGC की भूमिका और महत्व के बारे में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे दयावान, सबसे महान अल्लाह के नाम पर यहूदियों के हमले में शहीद हुए हमारे शहीदों की याद में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की शैतानी बमबारी के जवाब में मुहर्रम के पवित्र महीने की शुरुआत में हम ऑपरेशन बशारत फतेह की शुरुआत करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के दूत के नाम पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस का आगाज करो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का आगाज करो। ओ अब्दुल्ला अल हुसैन, ओ अब्दुल्ला अल हुसैन, ओ अब्दुल्ला अल हुसैन। ये दिखाता है कि ईरान के सारे बड़े और अहम फैसले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ही लेते हैं। इस तरह से IRGC ईरान की एक वैचारिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सुपर संस्था है, जो पूरी तरह सुप्रीम लीडर के अधीन चलती है। इसके कमांडर इन चीफ की नियुक्ति भी सुप्रीम लीडर ही करते हैं। ईरान की किसी और संस्था का इन पर कोई जोर नहीं है। इनकी मर्जी के बिना ईरान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बात दिगर है कि इजराइल और अमेरिका बार बार ईरान पर हमला करते हैं और इससे बड़ा नुकसान पहुंचाते रहते हैं।